दरअसल जब एक साल पहले देश भर में लॉकडाउन था, उस वक्त की कोरोना की रफ्तार कम थी, लेकिन अब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 1,03,558 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि 478 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केसेस की बात करें तो देश में अब भी 7,41,830 एक्टिव केस हैं। कुल मिलाकर अब तक देश में कोरोना के चलते 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने संशोधित गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम और शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक बंद किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति तय की गई है। नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ाया गया है। विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 कर दी गई है। वहीं दूसरे प्रदेशों से राजस्थान आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति को 15 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। 16 फरवरी को 60 केसेस थे, जो बढ़ते बढ़ते पिछले 15 दिन का ट्रेंड है। 21 तारीख को 476 से थे और ये लगातार ट्रेंड 15 दिन का मेरे पास है। कल जो पॉजिटिव केसेस आए वो 1729 हो गए। 10 से ज्यादा जिले, 50 से ज्यादा जहां संक्रमित हैं लोग। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में कहीं कम और कहीं ज्यादा ये पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को 70% RT-PCR टेस्ट करने हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सबसे ज्यादा आमजन की लापरवाही और प्रशासन की ढिलाई जिम्मेदार है। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों से लेकर सब्जी मंडियों और सार्वजनिक स्थलों में गृह विभाग के नियमों, कायदों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। तो मास्क क्या भाई साहब, ये कपड़ा है यार, बताओ। भले सपोर्ट हो, जिससे बच रहा है तो दुनिया लगाए, इससे क्या वो हो रहा है बताओ। ये कपड़ा है तो ये बताओ आप। देरी नहीं करो, मास्क ना लगा। कहते हैं कि मास्क नहीं लगाने से कोरोना फैलता है, दूसरे को भी फैलता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो होगी बीमारी वो सब कुछ होगी, जो अल्लाह करेगा वो होएगा। ऐसा कुछ नहीं, इससे हो जाएगा, इससे बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मास्क तो जेब में था, आराम कर रहा था, तो ठंड लग रही थी। किसको? मास्क को। तो कोरोना हो गया तो? कोरोना मास्क क्यों हो जाएगा, मुझे होगा। तो तुम्हें हो गया तो? मुझे हो गया, इस पर मास्क लगा लिया तो। और दूसरे को हो गया तो तुमसे? दूसरों का पड़ोसी साथ साथ जाएंगे ऊपर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वो आयु सीमा को हटाकर सभी के वैक्सीनेशन की अनुमति दें। साथ ही सरकारी के साथ निजी चिकित्सा संस्थाओं को वैक्सीनेशन की अनुमति दी जाए, ताकि कोरोना के बढ़ते विस्फोट को रोका जा सके। बहरहाल कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भले ही सरकारें कितनी भी पाबंदियां लगा दें, लेकिन जब तक आमजन की लापरवाही और कोरोना की रोकथाम में जुटे सरकारी मुलाजिम सख्ती नहीं बरतेंगे, तब तक कोरोना का विस्फोट रोक पाना मुश्किल होगा।
नमस्कार जनकी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना का बढ़ता दायरा। कोरोना उस स्थिति में पहुंच चुका है जब इसके आधे केस चुके देश में पिछले साल, तो हालत तो सस्ता थी और हालात ये थे कि कोरोना से बचा कैसे जाएगा। लेकिन अब 1 लाख केस रोज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइन जो जारी की जा रही है क्या वास्तव में गाइडलाइन की तरह है या फिर कागजी गाइडलाइन ही कहें। टीवी ने जिन स्थानों का जायजा लिया है वहाँ हालात ये है कि ना वहाँ पे की व्यवस्था है। कई लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, लेकिन उनको वैसे लगता है कि जैसे लोग घूर के देख रहे हैं कि इसने मास्क क्यों लगा रखा है। जयपुर के भीड़ वाले इलाकों के हमारे संवाददाताओं ने वहां जाकर के स्थिति का जायजा लिया है। हालात ये है कि कोई गाड़ी के नीचे घुस रहा है बचने के लिए, कोई पेड़ की ओट में छुप रहा है। जब उनसे पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो, तो महज ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर लॉकडाउन उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के जहन में इस बात को घुसाने की आवश्यकता है कि अगर कोरोना से बचना है आपको, तबाही से बचना है आपको, तो मास्क जरूर हो। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन साहब जुड़े हुए हैं, व्यापारी विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। उनकी जो कुछ तस्वीरें देखते हैं, स्थितियां ये है कि लोग कोई भी कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में आप देख लीजिए, पूछते हैं उनसे कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, तो कि हाँ मेरी पॉकेट में है, कोई अलग अलग बहाने बना रहे हैं। गाइडलाइन जारी कर दीजिए, कर्फ्यू भी लगा दीजिए, उससे कागजी या कागजी आदेश के बजाय आपको क्या लगता है कि ऐसे रुकेगा कोरोना? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने इसको उठाया, आपको साधुवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम जब कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और अभी एविडेंट है, अगर आप विगत कुछ दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो जिस तेजी से ये बढ़ा है पहले वाले के मुकाबले में, जिस तेजी से इसमें प्रसार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय। हम जो जनता के रूप में अगर इस बात को सोचें तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय। जैसा आपने सवाल उठाया कि सरकार गाइडलाइंस बना रही है, सरकार नियम ला रही है, लेकिन लोग आज भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना लगा करके बचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करके ये नहीं है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध कर रहे हैं, इसमें नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस बारे में सोचें तो देखिए, जब पहली लहर आई थी उस समय में लोगों में जो एक भय था, क्योंकि ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई बीमारी थी, हमारे लिए क्या बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पूरी तरह से नई बीमारी थी। इसके बारे में किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, इसकी क्या चिकित्सा प्रणाली होगी, कैसे इसका उपचार किया जाएगा, इस बारे में बहुत अधिक हमारे पास जानकारी हासिल नहीं थी, संसाधन हमारे पास नहीं थे। हम इस तरह की विपदा जो एकदम से आई थी, पूरा विश्व उससे निपटने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर था, एक भय था। वो भय कहीं ना कहीं सरकार जो प्रयास कर रही थी उसमें जनता ने उस समय साथ दिया, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं एक डर था कि हाँ इससे नुकसान होने वाला है और हमें कहीं ना कहीं सरकार का साथ देना चाहिए। तो कुछ कड़ाई की गई, लेकिन जनता ने सहयोग किया। अब जब उस फेज पे हमने जनता के सहयोग से, सरकार के प्रयास से, जो फ्रंट वॉरियर्स थे उनके प्रयास से, जब हमने इस पर कुछ हद तक काबू पा लिया और जब अब ये नया फेज शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तो व्यक्ति के मन में, चूंकि वो उस त्रासदी को झेल चुका है और अब उसको कहीं ना कहीं इस बात का एक अंदाजा हो गया है कि आज की तारीख में इसका कुछ इलाज भी उपलब्ध है, हम आइसोलेशन में इसका इलाज करा सकते हैं, ये चीजें आज की तारीख में हमारे पास सहूलियतें मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गलत इस तरह का कॉन्फिडेंस, जिसको मुझे कहना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस, पैदा करती है कि आप इन चीजों को नकार रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में कि हम इससे पहले पार पा चुके हैं, जबकि सरकार, डॉक्टर्स, मीडिया सभी बार बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग इसका फॉलो करें। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी आपको मैं बताऊं, जो कि हम भी जब रूबरू होते हैं, उनका ये मानना है कि हम तो जब कोरोना का इतना वृहद रूप था, जब पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा था, उस समय हम कोरोना से बच गए, तो हम तो कोरोना के लिए इम्यून है। ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो गलतफहमी है, ये जो व्यक्ति अपने बारे में एक मिसकंसेप्शन मान के चल रहा है। और दूसरा, जब वैक्सीन, कुछ लोगों को ये भी है कि वैक्सीनेशन हो गया तो कहीं ना कहीं अपना बचाव हो गया। आप इस बात को समझिए, बीमारी में इसमें स्ट्रेन्स बार बार चेंज होते हैं, सरकार, चिकित्सक, सभी लोग इस बार को बार बार समझा रहे हैं
कि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा का उपाय है, लेकिन कंप्लीट उपाय नहीं है। उसके साथ साथ आज भी उतना ही जरूरी है कि मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को धोएं और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ में जाने से बचें। तो ये कहीं ना कहीं हमको स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लेकर के खुद को सरकार नियम बना सकती है, लेकिन जब तक उसमें जनता साथ नहीं देगी बहुत मुश्किल है। मैं डॉक्टर साहब वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ में भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। स्थिति इसे राजनीतिक उससे अलग देखना चाहिए। प्रधानमंत्री 8 तारीख को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री इन दोनों ने कहा है कि इसमें एक बार को खत्म करना चाहिए। अब इस वैक्सीनेशन को थोड़ा वाइड रूप में बढ़ाना चाहिए। वैक्सीन की डोज हमें उपलब्ध और कराई जानी चाहिए और इससे लगता है कि डोज का असर इफेक्टिव है और क्योंकि अब इलाज के रूप में हम यही देख करके चल रहे हैं। लेकिन गाइडलाइन चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जनता उसे फॉलो उस तरह से नहीं कर रही। आज कर्फ्यू का मजाक हो रहा है, कर्फ्यू जो कर रहा है उसका एक तरह से मजाक कहूंगा मैं। पहले धारा 144 की लगती थी तो लोग नजर देख मार के करते थे कि हाँ धारा 144 लगी। आज कर्फ्यू का कोई असर नहीं, तो ऐसा क्यों? आपने सही बात कही है कि हमको इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है, क्योंकि अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो हमें सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि लोगों में कहीं ना कहीं क्या एक भय इस बीमारी के प्रति कम हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमको पिछले जो दृश्य हैं उनको याद करना चाहिए कि जब कोरोना अपने पीक पे था, राजस्थान में जब पीक आया था तो 3500 4000 पेशेंट आ रहे थे। आप देखिए हमने बेड की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे और ये अक्रॉस द हिंदुस्तान था। ये मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश में ही स्थिति थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और देखिए योगेंद्र जी, अभी जो महाराष्ट्र में पीक आ रहा है उसमें 57,000 करीब लगभग आंकड़े कल आए हैं। पहला जो पीक आया था उसमें 24,000 25,000 आंकड़े थे। हेलो योगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर। तो देखिए अभी मुझे लगता है राजस्थान में अगर इसी गति से चला और अगर हम एक एस्टिमेट भी मानते हैं कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में आंकड़े 24,000 के 57,000 हुए हैं, तो मुझे लगता है आज तो राजस्थान में स्थिति संभली हुई है। लेकिन हम इस स्थिति को संभले ही रहने दें भय के कारण तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वापस वही स्थितियां आएंगी जब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। देखिए हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में और प्रदेश में वो लिमिटेड है। पर बिलियन पॉपुलेशन, पर लेग पॉपुलेशन हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जो डेवलप्ड कंट्रीज में हैं। तो हमें कहीं ना कहीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और देखिए सरकारें भी एक निश्चित रूप तक ही लोगों को नियंत्रित कर सकती हैं। जो हमारी आबादी है उसमें सरकार आपका पूरा नियंत्रण नहीं रख सकती कि आप मास्क लगाएं और हर दुकानदार को सुनिश्चित किया जाए कि अपनी दुकान में सामान तभी दे जबकि लोग मास्क लाकर आएँ। दुकानदारों को, प्रतिष्ठानों को, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे समझनी पड़ेगी अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो। और रही बात आपने वैक्सीनेशन की करी है, आपने योगेंद्र जी बात वैक्सीनेशन की करी है, तो देखिए वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से चल रहा है। 8 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेशन दे चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हमारी आबादी 125 करोड़ है, तो इतनी ज़्यादा है कि जब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में मात्र 5% 6% पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेशन हुआ है। आप देखिए कि कई दिन तो हम 40-40 लाख लोगों को देश में वैक्सीनेशन दे रहे हैं। प्रदेश में भी हम 4-4 5-5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। प्रदेश आज भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है वैक्सीनेशन में। और आज मैं सुन रहा था चिकित्सा मंत्री को, तो उन्होंने भी कहा है कि भी 5 से 7 दिन की सप्लाई बनी हुई है। तो ऐसा नहीं, केंद्र सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, काम कर रही है। वापस लौटूंगा, डॉक्टर वरुण पुरोहित के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी वरुण जी, सवाल ये है कि मैं किसी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन हालात जो हैं स्वयं बयां कर रहे हैं। आप सब्जी मंडी में चले जाइए, आप सरकारी कार्यालयों में चले जाइए जहाँ जिनकी जिम्मेदारी है, वहां पे मास्क नहीं है, खड़े होकर लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये सब या तो हमें गाइडलाइन कोई भी बनाए उसका एक असर होना चाहिए, एक मखौल नहीं। रात को कर्फ्यू 8 बजे का टाइम कर दिया जाता है, 9 बजे का कर दिया जाता है, 10 बजे का टाइम कर दिया जाता है। हालात क्या रहते हैं, आराम से वही जो रूटीन है लोगों का उसी तरह से मस्ती करते घूमते हैं।
तो कर्फ्यू का भी मजाक एक तरह से ये धारा 144 है, उसका एक असर हुआ करता था पहले, ये धारा 144 लगी हुई है, ज्यादा लोग मत जाइए, क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गाइडलाइन से ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर के है कि लोगों में आप डर पैदा करिए कोरोना के प्रति भी, और कानून का भी होना चाहिए। योगेंद्र जी, सरकार खड़ा नहीं कर रहा हूँ, अटकरे में खड़ा करना आपका काम है, आपको करना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। अब आप जो राजस्थान सरकार की बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी की हर चीज में नंबर 1 रही है। वैक्सीनेशन का जो अरेंजमेंट था उसमें नंबर 1, वैक्सीनेशन के प्रोग्रामिंग में नंबर 1। पहले जो मास्क की बात आई, हमने मास्क का लॉ बनाया, पूरी दुनिया ने हमको माना। तो राजस्थान सरकार के बारे में हम किसी प्रकार से नेगेटिव चीज सोच ही नहीं सकते, नंबर 1 चीज चल रही। अब आप कंपैरिजन करोगे, आपके तो राजनीति अभी राजनीति नहीं करोगे तो क्या केंद्र सरकार की तो आप खाली कटोरे बजाओगे। आप क्या करोगे बताइए मुझे। इकोनॉमी जिस हिसाब से इन्होंने खराब कर दी, महंगाई किस हिसाब से कर दी, आप देख रहे हो दवाइयों की रेटें, डॉक्टर साहब बताएंगे डबल हो गई दवाइयों की रेटें, और महंगाई, पेट्रोल डीजल, खाना पीना सब मारामारी हो रही है। साल भर में व्यापार खत्म हो गया। आप कह रहे हो लोगों को करना चाहिए, लोगों के जिनके पास रोटी रोजगार नहीं है वो क्या घर में बंद होकर बैठ जाएंगे। ये चीजें मिसमैनेजमेंट अनाड़ी सरकार के कारण हुआ है। कांग्रेस की सरकार में आप समझिए मेरी बात को, कांग्रेस की सरकार में इतनी महामारियां आई थी के अंदर, अभी इतना मिसमैनेजमेंट लोगों से जो रूल्स बनाना चाह रहे हैं, जिससे आप अपेक्षा कर रहे हैं उसे लागू करवाया जाए। नहीं लागू, आप देख लीजिए आज भी राजस्थान सरकार पूरे देश की सरकारों से ज्यादा कंसल्ट कर रही है, डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से, और रोज की रोज कोई ना कोई, पहले 11 बजे का कर्फ्यू किया, फिर 9 का किया, फिर 8 पे आ गए। हम उनको भी तो देखेंगे, रोटी रोजगार को भी लोगों को भूखा थोड़ी मार देंगे। इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं है। आप मुझे महंगाई पे क्यों नहीं बोलते ये लोग। आप देखिए कोरोना काल 1 साल पहले भी ऐसा ही था। क्या किया केंद्र सरकार ने, रेल बेच दो, LIC बेच दो। अरे भाई रुक जाते साल भर, कृषि कानून, लेबर कानून फटाफट बदल रहे हो, आप साल भर वेट कर लेते, हमारी चली जाती उसके बाद कर लेते। ये तो रुक नहीं रहे, इनकी रैलियां रुक नहीं रही है। एक धारणा बन गई वहाँ चुनाव होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता। किसके कारण हो रहा है। अगर आप में विजन था, आप 2 महीने पहले चुनाव करा लेते। जब पार्लियामेंट में कानून फटाफट पास करा रहे थे, ये 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर जनवरी में करा लेते 2 महीने पहले। कोई दिक्कत आ रही थी क्या उसमें। जब सारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब बैठे सब कह चुके थे कि मार्च अप्रैल में सेकंड वेव आएगी, क्या दिक्कत थी भाई, आप पहले तैयारी करते। इतने साल भी इन्होंने, एम्स के डायरेक्टर जोलेरिया साहब ने कह दिया, सबने कह दिया, उसकी बात नहीं मानी, किसी हेल्थ एक्सपर्ट से इन्होंने तैयारी नहीं करी, आज भी नहीं कर रहे। अब क्या मुर्गी के अंडे फुड़वाओगे क्या देश से। अभी भी इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, गड़बड़ हो गई। राज्य सरकारों में ढोक दो, आप मैनेज करिए। बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट लागू कर रखा है, तो आप बताइए छोटी छोटी यूनिट्स को कर रहे हैं, स्टेट्स को फ्री कर देते, नहीं कर रहे, इनको बेचना है देश। वरुण जी आपके पास थे, मैं विष्णु कुलवाल जी व्यापारी हैं हमारे साथ में, उनके साथ में चर्चा करना चाहूंगा एक बार में। विष्णु जी, लॉकडाउन, कर्फ्यू या जल्दी बाजार बंद कराना कोरोना का सॉल्यूशन है, या फिर जो झुंड हम देख रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री स्लोगन लिखे हुए हैं, करोड़ों रुपए से फूके गए हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा दीदी। तो क्या चाहते हैं, व्यापारियों का व्यापार भी चलना चाहिए, कोरोना से भी जन सेंसिटिव ऐसा कुछ करना चाहिए, तो कुछ प्लान बनाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई सी राज्य सरकारें हैं, ये कोई भी सरकारें व्यापारी से बात करना नहीं चाहती। ये सिर्फ व्यापारी पे कोई भी प्रकार के अपना आदेश उस पर थोपना चाहती है। ये नहीं, जब देश की स्थिति ऐसी है तो आज सब व्यापारियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी को मीटिंग करनी चाहिए। विपक्षी नेता को इसमें विपक्षी पना नहीं करना चाहिए। इसको राजनीति छोड़ के, ये इंसान की जीवन मृत्यु से जुड़ा प्रश्न है, इस पर राजनीति क्यों कर रही है राजनीतिक पार्टियां। सवाल आज व्यापारी का है। जब से योगेंद्र जी कोरोना आया है, जब से व्यापारी ने, जब सरकार ने जो कहा है, व्यापारी ने सबको अपने घरों से, चाहे कोई सी स्थिति नहीं थी, हर व्यक्ति को खाना खिलाने का प्रयास किया है। व्यापारी हर काम में समाज सेवा में आ रहता है। अगर आज जो स्थिति चल रही है, आज 1 साल बाद कुछ व्यापार आने लगा है, उससे पहले स्थिति फिर ऐसी बिगड़ने लगी है। तो सरकारों को पहले पता था कि आने वाला समय है, तो सरकारों ने पहले सतर्कता क्यों नहीं की। सरकारों को सिर्फ चुनाव से मतलब है, देश की जनता से कोई संबंध नहीं इनका। देश की जनता चाहे भाड़ में, इनको चुनाव से संबंध है। नहीं, देश की जनता से कोई वो नहीं है सरोकार, देश की जनता के लिए ही तो सब कुछ किया जा रहा है। ये क्या सोच रहे हैं आप, देश की जनता से सरोकार नहीं है। जी देखिए, मैं राजनीतिक को नहीं करना चाहता, मैं व्यापारी की बात करना चाहता हूँ।
मगर आज देश के अंदर आज नक्सलवादी हमले हो रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। आज इस प्रकार की बातें करके क्यों गुमराह करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ इस समय जब व्यक्ति टू व्यक्ति की स्थिति खराब है, हमें हर एक को जन सेवा में लगना चाहिए। व्यापारी हमेशा साथ आए, आप जो भी आदेश हो हम उसकी पालना करेंगे, मगर ये राजनीतिक पार्टियां आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं करे। आज आपने कहा 144 लगती थी, उसका लोगों में कितना देह और दहशत होती थी, मगर आज को नहीं। क्यों? जी वापस लौटूंगा आपके पास में, शुरुआत से वापस लौटूंगा। मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो सब चलते रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच निश्चित तो जनता की फिक्र नहीं हो। नियम कायदे जो बनाए जा रहे हैं, सारी मशक्कत की जा रही है, ये सब जनता के लिए ही की जा रही है। और इसकी वजह भी यही है कि कोरोना की तबाही से हम लोग बच सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं जो गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ कि कागजों में गाइडलाइन क्यों है, ये बात ठीक है, वैक्सीनेशन भी कराया, आज सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि साइकोलॉजी तो हम समझ पाते हैं कि लोग मास्क नहीं लगाना चाहते, काम धाम भी चलने चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ हम पहले एक्सपीरियंस को अगर साझा नहीं करते तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन अब तक दोबारा लग चुका होता। यही बड़ी वजह है कि लोगों के रोजगार पे भी संकट आए और जनजीवन यही बड़ी वजह कि अब तक दोबारा लॉकडाउन नहीं लग पाए। लेकिन ये व्यवस्था सुधर कैसे होगी, ऐसे तो नहीं रख पाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं खुद कोरोना से सफर कर चुका हूं, मुझे पता है। अगर आप हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो जैसे मेरे पहले वाले वक्ता भी कह रहे थे, देखिए इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, सबने अपने स्तर पर संपूर्ण प्रयास किए हैं। मैं एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर आपको बता सकता हूँ, जितने प्रयास हमारी जनसंख्या के हिसाब से किए गए हैं, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो, बहुत अच्छे प्रयास किए गए। और आप देखिए इतनी ज्यादा जनसंख्या के बावजूद हमने इतने इफेक्टिवली, आप देखिए हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी कितनी कम रही है। जो पहले वाला हमारा फेज था उसमें हमको लॉकडाउन की जरूरत इसलिए भी थी कि हमारे को रिसोर्सेज उपलब्ध कराने थे। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं। सरकार जो प्रयास कर रही है, आज जो गाइडलाइंस निकाल रही है, बार बार उसमें जो वेरिएशंस कर रही है, उनका उद्देश्य यही है कि भाई वो हमें सजग कर रहे हैं कि आप समझिए। पिछली बार आप देखिए कि शुरुआती तौर पे लगा दिया गया था क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम इस इन्फेक्शन को, इस बीमारी को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसमें केवल हम एक तरफ से देखें कि साहब सारी जिम्मेदारी करने वाले की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए आज भी इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि बचावी उपाय है। आप अपने रोजगार पे भी जाएं, आप अपने काम भी करें, लेकिन अगर गाइडलाइंस बनाइए तो वो हमारे फायदे के लिए बनाइए। इसमें ये नहीं है कि कोई गाइडलाइंस हमको रेस्ट्रेन करने के लिए हमारे पास पाबंदी कोई इसमें जबरदस्ती नहीं लगाई गई है। अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जॉब पे जा रहे हैं, आज भी जॉब अलाउड है, अपन जॉब पे जाएं, काम करें, पर्याप्त मात्रा में अपने पास चिकित्सा सेवाएं आज की तारीख में उपलब्ध हैं। लेकिन हमको थोड़ा बहुत एक नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ हमें भी कैसे करेगा। किसान कैसे जाएंगे? जबरदस्ती कानून बदल दिए, उनका क्या करोगे? घर में बैठे रहे, रेलवे बेच दें युवा बैठे रहे, LIC बेच दें युवा बैठे रहे, क्या जरूरत थी इनको करने की? आदमी को प्रवोक कर रहे हैं, आप कह रहे हो घर में बैठे रहे, कैसे मानेगा? सोशल डिसिप्लिन कैसे होएगा? आदमी रोटी रोजगार भी कैसे करेगा? बिल्कुल यही बात है। अगर मेरे पास रोटी रोजगार नहीं होगी तो मैं भूल जाऊंगा सारी गाइडलाइन। व्यापारी क्या करेगा? छोटा व्यापारी मर गया, इसके घर में रोटी खाने को नहीं है। आप बताइए इनको GST क्यों नहीं GST? ये कोई नहीं कह रहा। देखिए गाइडलाइन में ये कहीं लिखा हुआ है कि आपके रोजी दरकिनार करके और मास्क लगा के बैठ जाएं। आप काम भी करिए, डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा के अपना काम करिए। कौन रोक देखो काम को आप मुझे बताइए, काम को छोड़ कर रहे हैं। आज आप बताइए रेलवे को बेच रहे हैं तो क्या रेलवे एम्प्लॉय घर बैठ गए? हम तो मास्क लगा के बैठ जाएंगे। किसान घर बैठ जाए, ये मन में आएंगे जैसे परिवर्तन करते जाएंगे कानूनों के। क्या जरूरत है इनको साल भर? इसका रूट कॉज यही है, पब्लिक सड़क पे आ रही है, भूल गई सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन भूल गई पब्लिक। आज व्यापारी भूल गया, उसके घर में खाने को नहीं है। लोन क्या किया इन्होंने? आप मुझे बताइए, लोन कैसे चुकाएगा वो? आप मुझे ये बताइए, व्यापार के लिए क्या किया केंद्र सरकार ने? देखने खोजने के अलावा इनके पास कुछ दिमाग नहीं आ रहा। चुनाव कराए जा रहे हैं, खुद की रैलियां कर रहे हैं, खुद मस्त हो रहे हैं। आप मास्क की बात करते हैं, आज के आपके चैनल ने बताया
अमित शाह जी गृह मंत्री मास्क लगाए थे, बता दो लगा रखे हो तो किसी सभा में? मास्क नहीं लगा रहे ये लोग। और बात करते हैं आम जनता की, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना है खूब करिए, आप राहुल गांधी को करिए, प्रियंका गांधी को करिए, भाई जो जनता को क्यों कुचलने में लगे हो आप लोग? आपको ऐसी क्या जरूरत थी? कोरोना काल में कृषि कानून बदल दिए आपने, लेबर लॉज बदल दिए, क्या जरूरत थी बताइए इस बात में? महंगाई पे नहीं बोलते, एक बार महंगाई नहीं बोलते, महंगाई का क्या करेगा? चले वरुण जी, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। वरुण जी जवाब दिलवा रहा हूँ। देखिए, दो बातें आपने कही हैं कि सरकार को, इसमें कोई बात ही नहीं है कि आप किसान अपना काम करे, बेरोजगार अपना काम करे, जो ऑफिसेज में जाते हैं वो अपना काम करे। इसे रोकने के लिए नहीं है, गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है कि आप घर में बैठा, गाइडलाइन को फॉलो करिए। लेकिन अपेक्षा ये तो है जनता से, सरकार को भी, जनता को भी, वो सोशल स्प्रेडर क्यों बन रहे हैं कि कोरोना को और ज्यादा चमकाना चाहते हैं। मास्क लगा सकते हैं, कोई भी बात पे तो चर्चा ही नहीं करी साल भर में। पान गुटखा मसाला प्रतिबंध नहीं लगा रहे, रूट कॉजेज पे चर्चा ही कहाँ हुई है आज मुझे बताइए? एक साल में पान गुटखा मसाला सलाइवा जगह जगह थूकते हैं सड़कों पे, उससे कितना इन्फेक्शन जाता है? पूछिए डॉक्टर साहब से आप। उस पे तो कोई रोक नहीं लगाई केंद्र सरकार ने आज दिन तक, क्यों नहीं लगा रहे? शराब पे रोक नहीं लगा रहे, आप बताइए, शराब की फैक्ट्री रोक लगा दे साल भर। चलिए मैं जवाब तो दिलवाता हूँ आपको, एक बार आशीष चतुर्वेदी जी से मैं जवाब दिलवाता हूँ आपको। आशीष जी, अभी आपने सुना कि केंद्र सरकार के पाले में है सारी बात, लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि लोग मास्क लगाएं। गाइडलाइन आप जो बना रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स बना रही हो, उनकी पालना होनी चाहिए। चाहे सख्ती करनी पड़े तो सख्ती करिए। योगेंद्र जी, मैं आपके एजेंडे पर ही जवाब दूंगा। जो वरुण जी का फ्रस्ट्रेशन है उस पर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ यहाँ पर। अरे फ्रस्ट्रेशन आप जनता का है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। क्या बोलते? मेरा नाम क्यों लिया फिर आपने? क्यों लिया मेरा नाम आपने? आप अपने विचार व्यक्त करो, मेरा नाम लोगे तो बोलूंगा मैं आपको। मैंने नहीं लिया आपका नाम, मैंने लिया क्या आपका नाम? एक बार मैंने लिया आपका, एक बार कैसे ले रहे हो? इस तरह नहीं कर सकता हूँ मैं क्विट कर रहा हूँ, या तो आप इनको हटाइए, नहीं तो मैं क्विट करूंगा। मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, मैं बहस नहीं करूंगा। नहीं, आप कर रहे हैं, आप चुप रहिए। मेरा नाम कैसे ले रहे हो आप डिबेट में? मैंने नहीं लिया एक बार भी आपका। फ्रस्ट्रेशन है इनका, बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, तो चुप कराइए। वरुण जी, आप एक बार जवाब तो सुनिए उनका, आशीष जी का जवाब सुनिए एक बार। आप बैठिए, आपको सुना, उन्होंने बीच में नहीं बोले वो। वरुण जी बीच में नहीं बोले वो, वरुण जी बीच में नहीं बोले। आप एक बार उनकी बात सुनिए, वो बीच में नहीं बोल रहे, आपकी बात तो सुनेंगे, आपकी बात सुनिए, मैं आपको बोलूंगा। ये क्या बात है वरुण जी? मैं आपको चांस दूंगा, एक बार आप उनकी बात सुनिए, मैं जवाब आपको चांस दूंगा। पहले एक बार आशीष जी का जवाब सुनिए। जी आशीष जी कंटिन्यू कर। योगेंद्र जी, मैं बहस वही कर रहा हूं जो एजेंडा आपने सेट किया है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, नहीं लगाना है, सरकारों की कितनी जिम्मेदारी है और पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी है। अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। मैं आपको कुछ आंकड़ों से समझाना चाहता हूं कि हमने पिछली बार 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगाया, और आप देखिए, मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं राजस्थान के आपको। देखिए, पूरे अप्रैल महीने में राजस्थान में 2500 केसेस आते हैं। केसेस कम इसलिए आते हैं क्योंकि पूरे राजस्थान में आर्थिकी बंद थी, लोग अपने घरों में थे, उनका मूवमेंट नहीं था, तो स्प्रेड नहीं हुआ। इसका दो फायदे हुए, एक तो स्प्रेड कम हुआ, और दूसरा हमको एक समय मिला प्रदेश की सरकारों को, केंद्र की सरकारों को, अन्य राज्य की सरकारों को, कि हम अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। पहले हमारे पास बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी। आप देखिए, अभी 4 दिन के आंकड़े बता रहा हूं मैं अप्रैल के, जहां पिछले साल पूरे 30 दिन में 2500 मामले आते हैं, वहीं राजस्थान में इन 4 दिनों में 6500 मामले आए हैं। आज हमारा प्रदेश, हमारा देश उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये लॉकडाउन की स्थिति थी। अब इसको तो दिखता नहीं है कि देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया, प्रदेश ने 22 मार्च को लगा दिया। हम तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि लॉकडाउन लगाना पिछली बार देश की आवश्यकता थी, लेकिन हमको आर्थिक को भी चलाना है, बीमारी पे कंट्रोल भी करना है। मुझे लगता है लॉकडाउन कोई सरकार नहीं, और लॉकडाउन कोई सरकारें नहीं लगाएंगी। हम करेंगे लोगों को रहे वो अपने आप में क्या है। आपके यहाँ से कुछ एडिशनल साउंड आ रही है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर आप किसी के यहाँ पे तो प्लीज दूर कर दीजिए। जी आशीष जी, जी अब आवाज बंद हो गई है।
जी कब सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप कंटिन्यू करिए, आशीष जी आप कंटिन्यू करिए। तो मेरा तो ये कहने का मतलब है, देखिए हमको चीजें समझनी पड़ेगी। हम कोई सिंगापुर नहीं है कि 60 लाख की पॉपुलेशन हमारी और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पे लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है। लोग खुद अपनी सिविलाइज्ड वे में नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ सेल्फ क्वारंटाइन होते हैं। जो भारतीय यहाँ से जाता है वो 14 दिन खुद क्वारंटाइन रहता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि होटल से बाहर निकल जाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास, प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो केवल इन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवा सके। आप पॉसिबल कैसे इतनी बड़ी आबादी में आप देखिए, क्या हर दुकानों पे सरकारें जा सकती है, क्या नहीं जा सकती? तो जनता को कहीं ना कहीं भय स्वयं में लाना होगा और स्वयं को एक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप देखिए, मैं दूसरी लहर की मैं पहली लहर में बता रहा था किस तरह के समाचार आए थे, जब हमने देखा है प्रदेश में आईसीयू बेड फुल हो गए थे, ऑक्सीजन कमी थी। आप देखिए हूबहू वही समाचार सेकंड लहर में आ रहे हैं अभी। परसों ही औरंगाबाद में देखिए सारे आईसीयू बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन की कमी है। इंदौर का मैं आज का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, 80% ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर फुल। तो वो स्थिति राजस्थान में भी हो सकती है अगर हम नहीं संभलेंगे तो हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना भय से हमको समझाएगा। राइट। कुलवाल साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही। जी कुलवाल साहब, सवाल ये है कि समय कम है मेरे पास में, मैं ये जानना चाहता हूं कि व्यापारी भी चाहते हैं कि अपने प्रतिष्ठान बंद ना हो, हम भी सब चाहते हैं कि पटरी पे जिंदगी रहे, काम भी चलता रहे और हम इससे लड़ाई भी लड़ सके। डॉक्टर साहब ने अभी जो समझाया, अब केवल एक उसके भरोसे नहीं रहे। नो मास्क नो एंट्री के लिए दुकान पे सब जगह लिखा होता है, लेकिन अभी हमारी जो टीम ने जायजा लिया, ना दुकानदार के मास्क है ना खरीदार के मास्क है। तो ये सब चीजें हम क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मालूम है किसी को कि तो पैसे देने के लिए आ रहा है, खरीदने के लिए, वो लेकर के नहीं आया। कोरोना कोई भी लेकर के आ सकता है। ऐसे स्थिति और जो अपने आप को बांध के चलते हैं वो लोग भी कोरोना की चपेट में हैं। तो हम लोग इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं? नहीं देखिए योगेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि हमारे जो दुकान पे ग्राहक है या खुद व्यापारी या उसका स्टाफ वो बिना मास्क के रहे। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम तो सरकार के आदेश की पालना करते हैं। और आज से नहीं, जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, जब से व्यापारी हमेशा सरकार ने जो आदेश दिया उसके आदेश की पालना की। सवाल इस बात का हो रहा है कि अभी जब मैं देख रहा था तो दोनों पार्टियों के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे, उनको कोरोना से संबंध नहीं है। हम हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भारत का जब आदमी जिंदा रहेगा, जब मजबूत रहेगा, तो ये हमारा देश मजबूत रहेगा। सवाल है कि एक भी व्यापारी, आप ये क्यों लगाते हो कि नो मास्क नो एंट्री? आप ये बोलिए ना, गिराक आए शान से, मास्क लगाए शान से। आप उसकी तानाशाही की रवैया आप मत अपनाइए ना। आप तो उसको अच्छे श्लोक दीजिए, अच्छी भाषा में बोलिए। कोई भी व्यक्ति वो भी ये जानता है कि अगर मेरे घर में कोरोना आ गया तो जाने मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। कौन चाहेगा अपने परिवार को तकलीफ में डालना? कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा योगेंद्र जी। और मेरा तो इतना ही, दोनों राजनीतिक पार्टी सब लोग बैठे हैं, ये राजनीतिक नहीं, हमारे राजस्थान की बात ज्यादा फायदा है कि जनता के साथ अधिक सहयोग करें, जिससे व्यापारी तकलीफ में है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मगर बोलते नहीं हो आप। मगर हम बोल रहे हैं ना व्यापारी की तरफ से, आप व्यापारी की तकलीफ को देखते हुए जो भी आप कानून बनाए, उनकी को देखते हुए कानून आपके साथ। चलिए कुलवाल साहब, मैं 30 सेकंड का वक्त डॉक्टर साहब को देना चाहूंगा। डॉक्टर अखिलेश आप सुन पा रहे होंगे हमें? यहाँ सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जुनून देख रहे हैं लोगों में मास्क नहीं लगाना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता का विषय है। लगाना चाहिए, कोई नहीं चाहता कि अपना काम खत्म करें या काम में कोई डिस्टर्ब हो, काम करके चलने चाहिए चाहिए और कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं। हमारा एजेंडा ये तो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गाइडलाइन सरकार जारी करती है, बाहर कोई ऐसा नहीं है कि कोई
इनको चालान काटने के लिए इस तरह से जाए या इनको randomly कहीं जाने कोरोना और आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। आगे बैठने के लिए वो चीज होती है कि 50-50 बच्चे एक लाइन में, एक झुंड में, जैसे कोई सिनेमा का टिकट बट रहा हो, तो कैसे रुकेगा इससे? जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर साहब को म्यूट किया हुआ है। जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही है, मैं माफी चाहूंगा। हेलो, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। जी एजेंडा ये है हमारा कि लोग फॉलो गाइडलाइन सरकार अगर कोई बनाती है तो मुझे लगता है कि उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, वो जनता के हित में बना रही होगी, हमारा भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा जीतने के लिए सरकारों को जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम गाइडलाइन लॉकडाउन हो या फिर राजनीतिक संवाद हो, हम दोनों वैसे ही करवाएं। देखिए ये भरोसा ही था जनता का सरकार में और सरकार का जनता में कि हम अपनी जो पहली वेव थी उसको इतना इफेक्टिवली उससे लड़ पाए और उस पर विजय पा पाए। तो वो भरोसा हमारा आज भी कायम है। जरूरत सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर संवाद की कमी रहती है, निरंतर संवाद अगर बना रहता है विभिन्न स्तरों पर, सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों का जनता के साथ, चिकित्सकों का जनता के साथ, चिकित्सकों का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, तो अगर हमारे बीच में एक सकारात्मक संवाद बना रहता है, हम अपनी बात को इफेक्टिवली जनता तक पहुंचा पाते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। सरकार ने निश्चित रूप से, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, कर रहे हैं। जनता ने पहले भी सहयोग दिया है, जनता अभी भी सहयोग दे सकती है। अगर हम थोड़ा बहुत संवाद और बढ़ाएं, जैसा मैंने देखा है अभी टीम्स बनाई गई हैं जो लोगों को जागरूक करेंगी, ये बहुत अच्छा प्रयास है। आपको माइक्रो लेवल पे उतर के लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अगर हम इस दिशा में निरंतर कार्य करते रहें, लोगों के साथ संवाद बनाते रहें, तो जो कमी हमें आज नजर आ रही है वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम उसको भी दूर कर पाएं और ज्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन आज भी इसका सबसे बड़ा हथियार है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। अखिलेश जी, यहाँ मुझे एक जानकारी देनी होगी हमारे दर्शकों को भी, हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं कि कोरोना की स्थिति हम कह रहे हैं कि लगाम कैसे लग पाएगा। 528 जयपुर में दर्ज हुए हैं और प्रदेश में 2429 यानी कि करीब 2500 के पास हम आंकड़ा पहुंच चुका है। ये अपना कीर्तिमान साबित कर रहा है, यानी कि जो रिकॉर्ड बन रहा है, हम कहते हैं कि रिकॉर्ड आंकड़े, वो रिकॉर्ड दूसरे दिन कोरोना अपने आप तोड़ता जा रहा है। ये मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है और हम सब लोगों के लिए विषय होना चाहिए। अगर कोरोना इतना खतरनाक है, लोगों को जान जाती है, बात है, मुझे लगता है गाइडलाइन बनाए जाने की सरकार को इस पर चर्चा करनी। अगर अकेले हैं, दूर हैं, तो कोई बात नहीं, मास्क मत लगाइए। लेकिन आप क्लोज क्राउड में अगर जा रहे हैं तो वहां जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास, आप पे उस वायरस से की चपेट में नहीं है, लेकिन लेकर के घर आ जाए, कितने लोगों को आप चपेट में ला दें, ये मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। जब तक हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे तब तक स्थितियां ऊहापोह की बनी रही। और अगर हम घरों में कह रहे हैं 8 बजे बाजार बंद हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक व्यापार पे असर पड़ रहा है, आदमी की मानसिकता पे असर पड़ता है। आप एक साइकोलॉजी के को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसी परिस्थितियों में आदमी की मानसिकता पे क्या असर पड़ता है? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अखिलेश जी म्यूट किया हुआ आपने शायद सिस्टम को। ये जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से भयावह आंकड़े हैं और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करेगी, क्योंकि अगर हम अभी नहीं संभले तो देखिए हमको आज इस बात को समझना होगा कि जो पहले वाली स्थिति है उस स्थिति में हम ना पहुंचे। हम आज सुदृढ़ रूप से तैयार हैं इससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन उसका मुकाबला हम जब ही कर पाएंगे जब हम कुछ प्रिवेंशन के जो स्टेप है उनको फॉलो करें। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा उसको इग्नोर नहीं करें, इतना उस पर ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि हमारे वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएं।
तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो इसका काफी हद तक बचाव है हमारे खुद के हाथ में है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का सदुपयोग तभी होगा जब हम इस स्थिति को समझते हुए आज ये प्रण ले कि हाँ भाई ये स्थिति भयावह हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि हमें खुद को स्टेप्स लेने होंगे। हम दूसरे के भरोसे रह करके इस जंग को नहीं जीत सकते, हमें अपना स्टेप लेना होगा। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सब उसको अगर यथोपरि तरीके से निभाते हैं तो मैं समझता हूँ ये आज जो सिचुएशन है अलार्मिंग है। हम सबको उस बात से ये संदेश लेके जाना चाहिए कि अब समय आ गया है कि हम अपने आप में परिवर्तन लाते हुए अगर उनमें कुछ कमियां हैं उनको हम दूर करें, तो शायद मैं समझता हूँ इससे मुकाबला कर पाएंगे। वरुण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ मैं। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, और एक दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि हम बड़ी खबर नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना एक चिंता का विषय है और हमारी भी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम जन जागरूक कर सके। हमारा मोटिव कतई नहीं है जो तस्वीरें यहाँ जन टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं आपको जलील करने की, आपको किसी तरह से नियंत्रित करने की कोई समाज को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। पूरे और स्वाभाविक माननी भी है। कोरोना बिना बुलाए मेहमान की तरह नहीं आता है, उसे आप आमंत्रित करते हैं, वो तभी आता है, अपनी मर्जी से नहीं आता कोरोना। और अगर ऐसे मेहमान को आप इसी तरह से आमंत्रित करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम गर्त में जा रहे हैं, हम अर्श पे नहीं आ रहे। तो ये जो स्थितियां बनती रहेंगी ये मुझे लगता है कि उसके लिए हमें जरूरी है, हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि हम समाज को जागरूक कर सकें। मास्क को वजन मत मानिए, जैसे हेलमेट हम लगाने के बाद में पुलिस वाला निकल जाता है, उस हेलमेट को उठा के रख लेते हैं। वो हेलमेट इस वजह से नहीं है कि पुलिस से बचने के लिए, वो आपकी जान को बचाने के लिए। इसी तरह से मास्क को भी आप वजन मत समझिए कि मेरा सांस फूट रहा है, और भी तो लोग लगा करके चल रहे हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए। सरकारें अगर कोई गाइडलाइन बना रही है तो उसकी वजह भी यही है कि जनता सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके। मैं फिर आपके पास आना चाहूंगा। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि गाइडलाइन अगर कोई बनती है, सरकार को आदेश आता है तो धरातल तक उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। बड़ा चिंता का विषय है कि सरकारें अगर गाइडलाइन बनाती हैं, एसओपी जारी करती हैं और उसे लोग फॉलो नहीं करते हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। या तो धरातल पे उसको जांच करके एसओपी या गाइडलाइन नहीं बनाई जा रही है, ये हवाई बनाई जा रही है या फिर ऐसे कमरों में बैठ के बनाई जा रही है, जनता को उसका सरोकार नहीं है। या तो ये है वजह, या फिर ये है कि चलिए हाल पे छोड़ दिया जाए, गाइडलाइन या एसओपी जारी कर दीजिए, जनता की इच्छा फॉलो करे नहीं करे, तो फिर तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही शेमफुल होगा कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सख्ती करनी है तो करिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मुझसे पूछा है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आशीष जी बोलिए आप। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक अभी आप मास्क की बात कर रहे थे, तो देखिए मास्क ऐसा कोई वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट कि उसको कोई खरीदा ना जा सके, ना तो वो महंगा है, बहुत आसानी से उपलब्ध भी है। और देखिए अभी डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, और योगेंद्र जी आप भी मेरी एक बात मानेंगे, जब से हमने मास्क लगाना प्रारंभ किया है हम कई अन्य बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं। एक सामान्य इन्फ्लुएंजा, जब मौसम बदलता था तो एक इन्फ्लुएंजा हो ही जाता था कि कोल्ड की चपेट में हम आ जाते थे। आप देखिए कितनी राहत की बात है। मैं तो पर्सनली फील कर रहा हूँ कि जब से हमने मास्क लगाना प्रारंभ किया है तब से हम अन्य बीमारियों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और हमको दो बातें समझनी पड़ेगी। देखिए इसमें जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया जी, उन्होंने तो बहुत पहले ये स्पष्ट कह दिया कि ये जो मास्क है ये अभी कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमारा न्यू नॉर्मल है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन मास्क विल कंटिन्यू। मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी आप देखिए, हम वैक्सीनेशन देखिए, हमारा देश 135 करोड़ का देश है। मुझे लगता है अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो 50-55 करोड़ लोगों को हमको वैक्सीन देना पड़ेगा। और 50-55 करोड़ को जब तक हम वैक्सीन देंगे, जिनको इनिशियल हमने दिया है उनमें वैक्सीन का असर होना खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक मौसमी बीमारी हो रही है। अब डॉक्टर साहब बेटर बता पाएंगे, बट जितनी मेरी स्टडी है मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मौसमी बीमारी है। तो हमको मास्क को हमको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए, जब तक पूरी तरह से हम इस बीमारी को इरेडिकेट नहीं कर देते हैं, तब तक हमको मास्क लगाना ही पड़ेगा। ये हमारा न्यू नॉर्मल है और ये हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही बेटर है। जी मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर वरुण पुरोहित आपके पास आना चाहूंगा मैं। वरुण जी बात राजनीति की नहीं है, आपने कुछ सवाल खड़े किए थे पहले
मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारों को गाइडलाइन नहीं बनानी चाहिए, मजदूर कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, बिल्कुल करिए काम। ये सवाल ये नहीं है कि बिल्कुल उनके काम को बाधित करने की बात ही नहीं। जहां क्लोज क्राउड में अगर कोई आ रहा है, जहां लगता है कि यहाँ कंटेनमेंट जोन सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हमें महसूस होता है, तो वहां तो कम से कम हम सावधानी बरतें। उससे कौन मना कर रहा है? वो क्यों नहीं हो पाती है? तो सरकार ये कह रही है कि आप ये मास्क मत लगाइए, लगाइए ना वहां पे। देखिए योगेंद्र जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा किसी चीज को मिसमैनेजमेंट कर दोगे आप तो उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ता है। आप मुझे बताइए, अगर ये चुनावबाजी हो रही है, आप मैंने कहा ना एक धारणा बन गई जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं फैलता है, क्यों आ गई पब्लिक के दिमाग में? आप ये नेता लोग जो हैं ये रैलियां करेंगे, सब करेंगे, तो पब्लिक के दिमाग में भाई इनके तो ये रैलियां कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते काम? तो वो जनता उस चीज को देखती है। दूसरा क्या है कि मैंने आपको फिर कहा, आपके दो राजनीति कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो। अरे भाई कोरोना काल में आप पहले आपका ध्यान था किसानों पे, वो किसानों को मान लीजिए 3 स्टेट के किसान है, आपको क्या जरूरत आ रही थी, क्या जल्दबाजी थी? अब उनको आप कैसे समझाओगे भाई? उनका अगर किसी के पेट पे लात पड़ रही है तो सड़क पे आएगा ही आएगा, उसको सोशल डिसिप्लिन का कहां ध्यान रहेगा? यही चीज रोटी रोजगार, हर चीज में चाहे व्यापार हो, हर आदमी को रोटी रोजगार चाहिए, उसका जब तक आप ख्याल नहीं बनाओगे, आप तो उस पर ध्यान ही नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट टोटल फेलियर है। आप राज्य सरकार, प्रदेश सरकार कह दोगे साहब अभी फट कह देंगे बीजेपी की क्रिटिसिज्म। अरे भाई तो केंद्र में आप ही हो तो आप ही का क्रिटिसिज्म होगा। आपने अभी फिर देखा, मैं आज बता रहा हूं आपको, जो आंखों की दवाई 220-30 रुपए की आती थी आई ड्रॉप, 450 रुपए की हो गई। कहां से देंगे हम? अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम कैसे लाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, तो रोजगार आप जीएसटी आप माफ नहीं कर रहे हो। जीएसटी माफ कर देते 1 साल के लिए, स्कूलों की फीस देख लीजिए आप। राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, उस पर कोई बोलना ही नहीं चाहता। केंद्र सरकार भी नहीं बोल रही, राज्य सरकार तो है ही, कोई नहीं बोल रहा है। जीएसटी आप 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दे, व्यापारी का खून चूस लो, बच्चों का, पेरेंट्स का रोज जॉब चला गया, फीस कहां से जमा करेंगे? अब मैं जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन चीजों पे ध्यान ही नहीं है। खाली चुनाव रैलियां मजे करो, वो चीज जो हो रही है उससे देश का आप कहते हो इस पर चर्चा ही मत करो। अरे भाई तो ये तो चीज तो लास्ट ईयर भी थी जो हम चर्चा कर रहे हैं, आंकड़े भी लास्ट ईयर थे, मास्क भी लास्ट ईयर था, लॉकडाउन भी था, सब चीज हो रही थी, वो तो अब फिर हो जाएगी। लेकिन वो जनता क्या करेगी जिसकी इकोनॉमी खत्म हो गई, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसका क्या होगा? आप मुझे बताइए, मेरा खजाना खाली हो गया, बैंक में पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगा इलाज कराने? ये तो फट कह देंगे साहब गाइडलाइन को फॉलो करो। वरुण जी मेरा सवाल है, वरुण जी एक सवाल है मेरा। देखिए ये कोई नहीं चाहता कि इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो, हमारी स्थितियां बिगड़े, ये कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि स्थितियां भी बनी रहें। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि स्थितियां हम पैरेलल चलना पड़ेगा। देखिए ये तो है महामारी, किसी माध्यम से कैसे आ गई है वो सवाल वो नहीं बचा। महामारियां पहले भी आई थी और भी आएंगी। देखिए महामारियां पहले भी आई थी, आगे भी आएंगी। मेरे दो सवाल है वरुण जी, 2 सवाल है मेरे। जीवन इसी के बीच जीना है, ये समझिए कि हमें जीवन जीवन की कला भी है, आपने कोई महसूस करना होगा। दूसरा, इस सरकारें जो एसओपी या गाइडलाइन जारी करती हैं वो फॉलो की जानी चाहिए। लॉकडाउन लगा, बस सख्त लगा, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे, खुलेआम घूम रहे थे बेवजह, उनके लगाए, मैं समाज का दुश्मन हूं। तो ऐसी सख्ती से क्या दिक्कत क्या है? अगर वास्तव में हम कर रहे हैं, आप काम धाम बंद मत करिए। आप 8 बजे से अगर कर्फ्यू लगाना चाहते लगाइए, लेकिन वो लगाने का मतलब लगाना होना चाहिए। ये नहीं कि झुंड के झुंड घूम रहे, क्या कर रहे हैं कि साहब मन नहीं लग रहा। ऐसा क्या मन नहीं लग रहा? काम के लिए कोई रोक रहा है? सुबह से शाम तक काम करिए, किसने रोका? मास्क लगाइए, आप जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो सरकारें रोक रही हैं काम के लिए। मैंने साल भर से सोशल डिसिप्लिन का वर्ड आपको कॉइन किया था, शुरू से कर रहा हूं। सोशल डिसिप्लिन आप नहीं ला सकते सख्ती से हिंदुस्तान के अंदर। 125-150 करोड़ आदमी पहुंच गया। अब वो आप फिर मेरी बात को कहोगे, मैंने फिर कहा जिसके व्यापार बंद हो गया, रोटी रोजगार का संकट हो गया, वो तो उसका मानसिक स्थिति तो खराब होगी। आप कह रहे हो ना मन नहीं लग रहा, मन लगेगा कैसे अगर बच्चे भूखे बैठे हैं? तो आप मुझे बताइए आदमी का। तो वो चीज पे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार की थोड़ी थी, उनकी मेजर थी। आप जो बात करें इकोनॉमी तो नोटबंदी से ही खराब करिए। पहले कौन सी इकोनॉमी खराब थी? अटल जी के टाइम, मैं तो चलो कांग्रेस को हटा दो, अटल जी के टाइम कौन सी इकोनॉमी खराब थी? उन्होंने कौन सी नोटबंदियां करी, इस टाइप की हरकतें करी? मैंने जब भी आपको कहा अनाड़ी सरकार, मतलब इनको मिर्ची लग जाती है भाई। क्यों? अरे भाई गलत कर रहे हो तो बोलना पड़ेगा। अगर किसी चीज को अच्छा किया है तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, कांग्रेस की लाइन से आके अप्रिशिएट करता हूँ। नोटबंदी का नहीं है यहाँ, अरे भाई इकोनॉमी तो वहीं से खराब हुई है। आप कह दोगे ये इश्यू वो नहीं है, ये कैसे? आप बताइए इकोनॉमिक आप कैसे हो रही है? आप बताइए मेरे को फिर,
इकोनॉमी कैसे खराब हो रही है, कैसे रिवाइव होगी? आप रेलवे, LIC, सरकारी संस्थान बेच दोगे, क्यों बेचोगे भाई? कोरोना काल में चलने देते साल भर, और आपको क्या उनसे फायदा नहीं हो रहा था क्या? ये चीजें आप ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो। आप लोग भी वही जो लास्ट ईयर से चल रही बात, वही बात करे जा रहे हो। अरे भाई, एक साल में कमर टूट गई आम आदमी की, मिडिल क्लास की, उस पर क्यों नहीं बोलोगे? आप महंगाई हो गई, आदमी महंगाई कम क्यों नहीं करते हो भाई? आप फिर कह दोगे कोरोना काल। अरे भाई, कोरोना में महंगाई क्या 200 रुपए कर दोगे पेट्रोल, GST भी डबल कर दो, दवाइयां भी 10 गुनी बढ़ा दो, आम आदमी को मारने से थोड़ी काम चलेगा। सवाल विष्णु कुलवाल साहब से, मेरा एक सवाल विष्णु कुलवाल साहब से, कुलवाल साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि व्यापार मंडल चर्चा कर रहे हैं कि जल्दी मार्केट बंद नहीं होना चाहिए, हमारा काम सफर कर रहा है, सीजन आ रहा है, मैरिज गार्डन में 200 की मिलनी चाहिए, तमाम जिस तरह की बातें हैं। लेकिन 528 जयपुर में, 2429 अगर राजस्थान में ऐसे ही अपना रिकॉर्ड बनाते रहे तो आपको मालूम है कि आगे हो सकती आ सकती है? नहीं योगेंद्र जी, देखिए, कोरोना के खिलाफ तो राजस्थानी भारत की जनता उसके खिलाफ है, और सरकार के जो नियम होते हैं उसको व्यापारी मानने के लिए कभी मना नहीं करता। सवाल है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि आज व्यापारी किस कंडीशन में चल रहा है। आज बैंकों का कर्जा व्यापारियों पे है, उसकी सुनाई कहीं होने वाली नहीं है। आज चाहे कोई सी स्थिति हो, हम तो सरकार के साथ रहेंगे, चाहे हमारे को भूखे मरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम तो बोलते हैं सरकार को संयमता से काम लेना चाहिए, और इसके लिए एक सबसे बड़ा अच्छा है, नो मास्क नो एंट्री का सवाल नहीं होना चाहिए। मास्क लगाओ शान से और आओ भी शान से, इस प्रकार की बात बोल के आप जनता का हृदय, उनका हृदय को आप प्रसन्न रखिए, उसको किसी प्रकार की मजबूरी मत डालिए। और जहाँ शादियों का सवाल है, ये सब, ये तो योगेंद्र जी देखो, ये सबको पता था ये समय आने वाला है, तो जब ये समय आने वाला है तो उस समय आपको सतर्क रहना चाहिए था। अब तो ये जो समय है, इससे समय से संघर्ष करना है, इसमें हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता को सबको सहयोग देके सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का वहम है। आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस चिंता यही है जिन टीवी की तमाम दर्शकों की, इस पे लगाम लगा सके, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। कोरोना वापस उसी रूप में आ रहा है, और जान है तो जहान है, ये स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया था। लेकिन हमें नेताओं की भी चिंता है कि वो भी मास्क का उपयोग करें, क्योंकि उन्हें देख करके वो आइडल मान दिए जाते हैं। उन्हें देख करके जनता सीखती है कि उनको कोरोना नहीं हो रहा तो हमारे कैसे हो जाएगा। ये कुछ चीजें ऐसी चौराहे पे रहती हैं कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्हें भी गौर फरमाना चाहिए कि जनता के बीच हमारी इमेज वैसी नहीं बने कि हम नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी तरह के मास्क की, तो जनता भी उसी तरह से है, लापरवाही किसी भी स्तर पे ना हो, ये गुजारिश सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।